बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात से पहले जबरदस्त सरगर्मियां। साउथ कोरिया के 2 डेलीगेशंस चाइना और जापान रवाना। CIA ने छोटी मुलाकात को हरी झंडी दिखा दी। नॉर्थ कोरिया की मानी खेज खामोशी। US बंगला एयरलाइंस का जहाज काठमांडू एयरपोर्ट पर तबाह, 50 से ज्यादा हलाक। गौता में सीरियन फौज के हमले जारी, डोमा टाउन को घेर लिया गया। रशिया ने कहा छुड़ाए गए इलाके में केमिकल हथियारों के वर्कशॉप का पता चला। तुर्क फौज किसी भी वक्त अफरीन में दाखिल हो सकती है। मकामी अवाम इंसानी ढाल बनाने के लिए तैयार। इसराइल को 3 खतरे हैं, ईरान और ईरान। फॉक्स न्यूज को नेतन्याहू का इंटरव्यू। सऊदी अरब ने 5 साल में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। आलमी इदारे की रिपोर्ट। अमेरिका के साथ जंगी मशकें शुरू। म्यांमार रोहिंग्या इलाकों के मलबे पर फौजी अड्डे बना रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अमरीकी इलेक्शन से रशिया ने नहीं, यहूदियों ने छेड़छाड़ की होगी। पुतिन के रिमार्क पर तेल अवीव से वॉशिंगटन तक हलचल। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कोरिया के इलाके में अमन कोशिशों के सिलसिले में साउथ कोरिया के ओहदेदारों ने पीर को चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। साउथ कोरिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दूसरे ओहदेदारों ने बीजिंग पहुंचते हुए शी जिनपिंग से मुलाकात की। इसी तरह का एक और डेलीगेशन टोक्यो रवाना हुआ, जो जापान के वजीर आजम शिंजो एबे को मौजूदा हालात से वाकिफ करा रहा है। कोरिया के इलाके में चाइना, नॉर्थ का और जापान साउथ कोरिया का इत्तेहादी है। जुमे के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बातचीत की थी और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उनके साथ उनकी इम्कानी मुलाकात के बारे में बताया था। इस दौरान नॉर्थ कोरिया की वजीर खारजा भी इस हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाली हैं। वो अमेरिका के सेक्रेटरी फ्रेडरिक टिलरसन से मुलाकात करेंगी। इस दौरान इन हालात पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया में भी इस ताल्लुक से खबरें नहीं देखी जा रही हैं और नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने बातचीत की पेशकश कबूल करने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अमेरिका में CIA ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करने के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का बचाव किया है। CIA चीफ माइक पॉम्पियो ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका इस मुलाकात से जुड़े जोखिम से वाकिफ है। पॉम्पियो ने कहा कि सदर इस जोखिम को अच्छी तरह समझते हैं और वो महज तमाशा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये छोटी मुलाकात दुनिया के लिए एक बड़ी डील हो सकती है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस मीटिंग से पहले की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के ओहदेदारों ने कहा कि नॉर्थ कोरिया पर बातचीत के लिए इजाफी शर्तें नहीं लगाई जा रही हैं। व्हाइट हाउस के नायब तर्जुमान राज शाह ने कहा कि इस मुलाकात से इत्तेफाक किया गया है, इसके लिए कोई इजाफी शर्तें नहीं लगाई जा रही हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया को मिसाइल तजुर्बे नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियर तजुर्बे नहीं करना चाहिए और ना ही वो साउथ कोरिया के साथ अमरीकी मशकों पर खुलेआम एतराज कर सकता है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन म्यूचिन ने कहा कि इस छोटी मुलाकात से ट्रंप को किम जोंग उनके साथ मिल बैठकर इस बात का जायजा लेने का मौका मिलेगा कि क्या वो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई डील कर सकते हैं। साउथ कोरिया ने कहा है कि उसे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात के बारे में नॉर्थ कोरिया से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। ट्रंप ने पिछले जुमे को बातचीत के लिए नॉर्थ कोरिया की दावत कबूल कर ली थी, जिस पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। इस मुलाकात के बारे में तफसीलात पर काफी उलझन पाई जाती है। अब तक इस मुलाकात के मकाम या एजेंडे का फैसला नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स को शुबा है कि इस बातचीत से बहुत ज्यादा नतीजे नहीं निकल सकते, क्योंकि मसाइल बहुत पेचीदा हैं। साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन ने इसे अमन कायम करने के लिए एक कीमती मौका करार दिया है। इस दौरान साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ जापान के वजीर आजम शिंजो एबे से मिले और वहां पर उनसे नॉर्थ कोरिया के साथ अमन मसाइल के बारे में बातचीत की।
नेपाल के दारकूमत काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर हवाई जहाज तबाह हो गया जिस पर 71 लोग सवार थे। काठमांडू पोस्ट ने खबर दी है कि यूएस बंगला एयरलाइंस के इस जहाज में लैंडिंग के दौरान रनवे पर आग लग गई और वो करीब में वाक़ एक फुटबॉल ग्राउंड में जाकर तबाह हो गया। मुसाफिरों में कम से कम 33 नेपाली शहरी थे। खबर है कि इस हादसे में कम से कम 50 लोग हलाक हुए। ओहदेदारों ने बताया कि 17 लोगों को बचाया गया और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इस हवाई जहाज पर 37 मर्द, 27 औरतें और 2 बच्चे सवार थे। इस दौरान न्यूज एजेंसी एएफपी ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि मजीद लोगों को जिंदा बचाने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। इस हवाई जहाज पर 67 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की शुरुआत सीरिया से। सीरिया के गौता में सरकारी फौज के हमले जारी हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन हमलों में कम से कम 42 लोग हलाक हुए। गौता के दोमा टाउन में मकामी लोगों के हवाले से अल जजीरा चैनल ने बताया कि सीरिया के जंगी हवाई जहाज़ों की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीरिया के सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि फौज ने मदीरा टाउन पर कब्जा कर लिया है। अब सरकारी फौजों ने दोमा टाउन को घेर लिया। इससे पहले उन्होंने हफ्ते को दमिश्क से 10 किलोमीटर दूर मसराबा टाउन का कंट्रोल हासिल किया था। इस तरह हर गुजरते दिन के साथ गौता में सरकारी फौज का कंट्रोल मजबूत होता जा रहा है। एक मकामी कारकुन के हवाले से बताया गया कि दमिश्क के करीब जोबार टाउन में 8 लोग हलाक हुए जबकि दोमा पर हमले में एक ही खानदान के 16 लोग मारे गए। दूसरी हलाकतें हरास्ता, जुमलका और बंद टाउन में हुई। लंदन से काम करने वाली इंसानी हकूक की तंजीम ने बताया कि गौता 3 हिस्सों में बंट गया है। सरकारी फौज ने 18 फरवरी को रशिया की मदद से गौता पर हवाई हमले शुरू किए थे। लंदन से काम करने वाली तंजीम ने बताया कि इन हमलों में अब तक 1099 लोग हलाक हुए हैं। इनमें 227 बच्चे और 145 औरतें शामिल हैं। इसके अलावा 4378 लोग जख्मी हैं। इस दौरान मगरबी मुल्कों की मदद से चलने वाली एक तंजीम वाइट हेलमेट्स ने इल्ज़ाम लगाया कि इतवार को क्लोरीन फास्फोरस के साथ हमला किया गया। इस एनजीओ ने कहा कि यह पिछले कुछ दिनों में दूसरा केमिकल हमला है, लेकिन सरकारी फौज और हुकूमत ने केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया। हुकूमत ने कहा कि उसके पास खबर है कि बागी फौज को बदनाम करने के लिए झूठे केमिकल हमले का ड्रामा कर रहे हैं। गौता 2013 से हथियारों से लैस अपोजिशन ग्रुप्स के कंट्रोल में था जिसे सरकारी फौज ने घेरे में ले रखा था। गौता की आबादी तकरीबन 4 लाख है। रशिया की फौज ने कहा कि उसने गौता के करीब एक आज़ाद कराए गए इलाके में एक वर्कशॉप का पता लगाया है जहां केमिकल हथियार बनाए जा रहे थे। रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने एक फौजी कमांडर के हवाले से यह बात बताई। गौता की मकामी काउंसिल के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि दोमा में सूरत हाल बहुत भयानक है। यह भी कहा गया कि कई लोग शहर से फरार हो गए हैं। इस रिपोर्ट में मकामी लोगों के हवाले से बताया गया कि कई इलाके रहने के लायक नहीं रहे। मुसलसल बमबारी की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने सीरिया की हुकूमत को केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के ताल्लुक से खबरदार किया। जेम्स माटिस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप क्लोरीन गैस के इस्तेमाल का जवाब देने के ताल्लुक से फैसला कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया की लड़ाई में जो 7 साल से जारी है अब तक 3,50,000 लोग हलाक हुए। लंदन से काम करने वाली इंसानी हकूक की तंजीम ने ये फिगर्स जारी किए। सीरिया की जंग मार्च 2011 में शुरू हुई थी और जुमेरात को ये जंग 8वें साल में दाखिल हो रही है। इस तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि इन 7 बरसों में मरने वाले सिविलियंस की तादाद 1,06,390 है। रशिया की फौज ने कहा कि उसने गौता में मकामी ओहदेदारों के साथ बातचीत के बाद 112 सिविलियंस को बचा लिया जिनमें 26 बच्चे शामिल। मिसराबा टाउन से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों को एक अबूरी रेफ्यूजी कैंप में रखा गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के अफरीन में मकामी लोग शहर की हिफाजत के लिए इंसानी ढाल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तुर्की ने 20 जनवरी को अफरीन में वाईपीजी के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। तुर्की की फौज ने फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिलकर अफरीन के करीब डेरा डाल लिया है और किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो सकती है। अफरीन के करीब कई शहरों और टाउन्स पर तुर्की की फौज ने कब्जा कर लिया है। पिछले 48 घंटों के दौरान अफरीन में तुर्की ने कई हवाई हमले किए और पानी की सप्लाई काट दी। हफ्ते के दिन तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा था कि उनकी फौजी कुछ दिनों के अंदर अफरीन में दाखिल होंगी। इस्राएली फौज ने गजा के करीब समंदर में मछलियां पकड़ने वाले 10 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इन मछलियों को किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया। इस्राएली फौज ने अल खलील या हिब्रॉन शहर में एक फलस्तीनी स्कूल पर हल्ला बोल दिया और कई बच्चों को ताकत का इस्तेमाल करते हुए दहशत ज़दा कर दिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इस्राएली फौज की 3 टुकड़ियों ने अल खलील के अल नहजा प्राइमरी स्कूल पर हल्ला बोल दिया। आंसू गैस शेल्स के इस्तेमाल की वजह से कई बच्चों को सांस लेने में तकलीफें हुई। 2 बच्चों को हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ा।
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ ایران اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑے 3 خطرے ہیں اور وہ خطرے ایران اور ایران ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خطرے کی وجہ سے وہ ٹرمپ حکومت کے ساتھ دوستی مضبوط کر رہے ہیں۔ نتنیاہو نے پچھلے ہفتے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ نتنیاہو نے کہا کہ ایران کے جارحانہ ارادوں میں اسرائیل ایک رکاوٹ ہے۔ نتنیاہو نے امریکہ میں یہودیوں کی سب سے بڑی تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر ایران کو روکنا ہوگا اور ہم ایران کو روکیں گے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے پاکستان سرحد کے قریب بم حملوں کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ایران کی ایک نیوز ایجنسی نے بتایا کہ دہشت گردوں نے ریولیوشنری گارڈز کے سرحدی مورچوں پر بارود سے بھری گاڑیوں کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ سستان بلوچستان صوبے کے شہر سراوان میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ ریولیوشنری گارڈز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ ایک دہشت گرد نے نشانے سے پہلے ہی دھماکہ کیا۔ اس کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 2 ایرانی سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران کے سفیر کے گھر کے باہر چاقو سے لیس ایک حملہ آور کو گولی مار دی گئی۔ حملہ آور کی پہچان ایک 26 سالہ آسٹریائی شہری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ واقعہ آدھی رات کے وقت پیش آیا۔ اس شخص نے سفیر کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ پر حملہ کیا۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ حملہ آور مقام پر ہی ہلاک ہو گیا، جسے گارڈ نے 4 گولیاں ماری۔ پہلے اسے روکنے کے لیے مرچ پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا گیا، جس سے کام نہیں بنا تو گولی چلائی گئی۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس حملے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں برطانیہ میں ایران کے سفارت خانے کی عمارت پر کچھ لوگ چڑھ گئے تھے اور ایران کا جھنڈا نکال دیا تھا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع الافراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ٹرمپ کم جونگ ان ملاقات سے پہلے زبردست سرگرمیاں۔ ساؤتھ کوریا کے 2 ڈیلیگیشنز چائنا اور جاپان روانہ۔ CIA نے چوٹی ملاقات کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ نارتھ کوریا کی معنی خیز خاموشی۔ US بنگلہ ایئر لائنز کا جہاز کاٹمانڈو ایئرپورٹ پر تباہ، 50 سے زیادہ ہلاک۔ غوطہ میں سیرین فوج کے حملے جاری، دوما ٹاؤن کو گھیر لیا گیا۔ رشیا نے کہا چھڑائے گئے علاقے میں کیمیکل ہتھیاروں کے ورکشاپ کا پتہ چلا۔ ترک فوج کسی بھی وقت افرین میں داخل ہو سکتی ہے، مقامی عوام انسانی ڈھال بنانے کے لیے تیار۔ اسرائیل کو 3 خطرے ہیں، ایران اور ایران۔ فاکس نیوز کو نتنیاہو کا انٹرویو۔ سعودی عرب نے 5 سال میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدے، عالمی ادارے کی رپورٹ۔ امریکہ کے ساتھ جنگی مشقیں شروع۔ میانمار روہنگیا علاقوں کے ملبے پر فوجی اڈے بنا رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ امریکی الیکشن سے رشیا نے نہیں یہودیوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی، پوٹین کے ریمارک پر تل ابیب سے واشنگٹن تک ہلچل۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب اور امریکہ کی فوجوں نے مل کر جنگی مشقیں شروع کی ہیں، جسے دوستی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں جب سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملک یمن میں حملے کر رہے ہیں۔ یہ مشقیں کئی دنوں تک جاری رہیں گی، جس کا مقصد دونوں ملکوں کی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا ہے۔
ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا کہ مڈل ایسٹ اور ایشیا میں پچھلے 5 برسوں میں ہتھیاروں کی خریدی میں کافی اضافہ ہوا ہے اور سب سے زیادہ ہتھیار سعودی عرب نے خریدے ہیں۔ سعودی عرب پچھلے 3 سال سے یمن میں حملے کر رہا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اپنے رپورٹ میں 2013 اور 2017 کے درمیان ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا جائزہ لیا اور کہا کہ ہتھیاروں کی خریدی میں 103% کا اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب ہندوستان کے بعد دنیا میں ہتھیار خریدنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب نے سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ سے خریدے ہیں، جس کے بعد برطانیہ کا نمبر آتا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب نے برطانیہ سے 48 ٹائفون جنگی ہوائی جہاز خریدنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا ہے جس کی مالیت $10 بلین بتائی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی ایک عالمی تنظیم نے بتایا کہ میانمار کی فوج روہنگیا علاقوں پر فوجی اڈے تعمیر کر رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں یہ بات بتائی۔ ایمنسٹی نے کہا کہ روہنگیوں کی بستی کو بلڈوزرز کے ذریعے تہس نہس کر دیا گیا۔ ایمنسٹی کی ڈائریکٹر ترانہ حسن نے کہا کہ ہم راکھین ریاست میں فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر زمینوں کے قبضے کو دیکھ رہے ہیں۔ ان جگہوں پر فوجی اڈے بنائے جا رہے ہیں جہاں پر روہنگیوں پر انسانیت کے خلاف جرائم کیے گئے تھے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ میانمار کی حکومت اس پورے علاقے کی شکل ہی بدل رہی ہے جہاں روہنگیا رہتے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ سابق صدر براک اوباما سے زیادہ مقبول ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ مختلف میڈیا اداروں کے سرویز کی مانیں تو ٹرمپ امریکہ کے سب سے غیر مقبول صدر ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے فرا صوبے کے ایک ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ حالیہ عرصے میں افغانستان میں طالبان اور آئیسس کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فرا صوبے کے اندارا ضلع میں یہ حملہ کیا گیا جس میں 15 سپاہی ہلاک ہوئے۔ صوبے کے عہدیداروں نے بتایا کہ ضلع پر اب طالبان کا کنٹرول ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے سری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کی مذمت کی ہے۔ سری لنکا کے کینڈی اور دوسرے مقامات پر حالیہ عرصے میں کئی مسجدوں اور دکانوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انڈر سیکریٹری جنرل جیفری فیلٹمین نے کہا کہ سری لنکا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ گڑبڑ کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائے۔ UN عہدیدار نے سری لنکا کے مقامی مسلم لیڈر سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ امریکہ کے نیو یارک میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا جس سے 5 لوگ ہلاک ہوئے۔ نیو یارک پولیس نے بتایا کہ 2 لوگ مقام پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 3 کی ہاسپٹل میں موت ہوئی۔ اس حادثے میں پائلٹ محفوظ رہا۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا کہ امریکہ کے الیکشن سے رشیا نے نہیں بلکہ یہودیوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی۔ یہودی گروپس پوٹین کے اس بیان پر کافی تنقیدیں کر رہے ہیں اور واشنگٹن سے تیل ابیب تک ہلچل مچ گئی ہے۔ رشیا پر کئی بار 2016 کے امریکی الیکشن سے چھیڑ چھاڑ کا الزام لگایا گیا ہے۔ پوٹین نے NBC نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہودیوں نے یا پھر تاتار مائنورٹیز نے الیکشن سے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی لیکن رشینز نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہودیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ نے پوٹین کے تبصرے پر کافی تنقید کی۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ صدر پوٹین بھونڈے ڈھنگ سے یہودیوں اور دوسری مائنورٹیز پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ صدر پوٹین مخالف یہودی جذبات کو ایک نیا رنگ دے رہے ہیں۔ اس دوران امریکہ کے سینیٹر رچرڈ مینتھال نے ٹویٹر پر کہا کہ پوٹین کے اس ریمارک کی پورے عالمی لیڈرز کی طرف سے مذمت کی جانی چاہیے۔ امریکن جیوش کمیٹی نے ٹویٹر پر کہا کہ پوٹین کو جلد سے جلد اپنے اس ریمارک کے بارے میں صفائی دینی چاہیے۔ کئی دوسری یہودی تنظیموں نے بھی اس بیان پر تنقید کی۔ ورلڈ جیوش کانگریس نے کہا کہ سینکڑوں سال سے رشیا میں رہنے والے یہودیوں پر ظلم ڈھایا گیا۔ زار کے دور میں یہودیوں کی گزر بسر محدود کر دی گئی۔ سوویت دور میں یہودیوں کو ایک خاص قومی گروپ قرار دیا گیا اور ان کے مذہب پر عمل کرنے کے حق کو چھینا گیا۔ جوزف اسٹالن کے دور میں یہودیوں کو دبایا گیا، انہیں جیلوں میں بند کیا گیا۔ سعودی عرب اور UAE دسمبر 2021 سے ریل کے ذریعے جڑ جائیں گے۔ ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل اتھارٹی فار ٹرانسپورٹ عبداللہ سلیم القصیری نے دبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ 2116 کلومیٹر کی یہ ریلوے لائن ہوگی جس کے ذریعے GCC کے ملکوں کو جوڑا جائے گا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ایک منصوبے کو منظوری دی ہے جس کے تحت کرپشن کے معاملات سے نمٹنے کے لیے اٹارنی جنرل کے دفتر کے تحت قانونی شعبے بنائے جائیں گے۔ یہ شعبے کرپشن سے متعلق درخواستوں پر کارروائی کریں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت نے حالیہ کریک ڈاؤن کے دوران کئی بلین ڈالر حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کیے۔ سابق قیدیوں اور ان کے رشتہ داروں سے انٹرویوز کی بنیاد پر نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ رہائی کے بعد 17 قیدیوں کو ہاسپٹل میں شریک کرنا پڑا، ان کے ساتھ جسمانی ٹارچر بھی کیا گیا۔
अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। समाजवादी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी हेडक्वार्टर में जाफरानी पार्टी में शामिल हुए। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक धक्का है। नरेश अग्रवाल साबिक चीफ मिनिस्टर और एसपी लीडर अखिलेश यादव के काफी करीब थे और उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट ना किए जाने पर पार्टी से नाराज हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बीजेपी में उनका इस्तकबाल किया। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उन पर जया बच्चन को अहमियत दी। वो 7 मरतबा हरदोई से असेंबली के लिए चुने गए। इस मौके पर उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 मिलिटेंट्स एनकाउंटर में हलाक हो गए। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि उनका ताल्लुक आईएसआईएस से हो सकता है। इस वाक़े के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। 2 मिलिटेंट्स की पहचान ईसा फजली और सैयद उवैस की हैसियत से की गई है। इन दोनों का ताल्लुक अनंतनाग से बताया गया है। यह एनकाउंटर इतवार और पीर की दरमियानी रात हुआ। इस दौरान एनकाउंटर हलाकतों के खिलाफ श्रीनगर और साउथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। बाज़ जगह झड़पें भी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दरखास्त पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत की तहकीकात की ख्वाहिश की गई थी। अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान और दुबई के ओहदेदारों ने इस मामले को हल कर लिया है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस हरिशंकर ने इस दरखास्त को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि अदाकारा की मौत कौमी मफाद का मामला है। ये दरखास्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुनील सिंह ने दायर की थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात से पहले जबरदस्त सरगर्मियां। साउथ कोरिया के 2 डेलीगेशंस चाइना और जापान रवाना। CIA ने छोटी मुलाकात को हरी झंडी दिखा दी। नॉर्थ कोरिया की मानी खेज खामोशी। US बंगला एयरलाइंस का जहाज काठमांडू एयरपोर्ट पर तबाह, 50 से ज्यादा हलाक। गौता में सीरियन फौज के हमले जारी, डोमा टाउन को घेर लिया गया। रशिया ने कहा छुड़ाए गए इलाके में केमिकल हथियारों के वर्कशॉप का पता चला। तुर्क फौज किसी भी वक्त अफरीन में दाखिल हो सकती है। मकामी अवाम इंसानी ढाल बनाने के लिए तैयार। इसराइल को 3 खतरे हैं, ईरान और ईरान। फॉक्स न्यूज को नेतन्याहू का इंटरव्यू। सऊदी अरब ने 5 साल में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। आलमी इदारे की रिपोर्ट। अमेरिका के साथ जंगी मशकें शुरू। म्यांमार रोहिंग्या इलाकों के मलबे पर फौजी अड्डे बना रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अमरीकी इलेक्शन से रशिया ने नहीं, यहूदियों ने छेड़छाड़ की होगी। पुतिन के रिमार्क पर तेल अवीव से वॉशिंगटन तक हलचल। ये थी आज की खबरें। हम शजूल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।